इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे आयुर्वेदा किस दृष्टिकोण से देखता है? आयुर्वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं। गर्भधारण संस्कार में आप किस तरह से अपनी बॉडी को कंसेप्शन के लिए रेडी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, बट कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये क्यों होता है? और आयुर्वेद बताता है कि एक बेबी को कंसीव करने के लिए सिर्फ हमारा फिजिकल हेल्थ ही नहीं, कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि आपका डाइजेशन कैसा है, क्योंकि आयुर्वेद में हर परेशानी आपके पेट से जुड़ी हुई होती है। पीसीओडी पीसीओएस कभी भी एक पीरियड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को अभी रिसेंटली चेंज भी इसीलिए किया गया है क्योंकि ये पीरियड प्रॉब्लम है ही नहीं कि जब सूरज आएगा तब मुझे खाना खाना है और जब वो जाएगा तब मुझे खाना खाना है। तो आपका आधा मेटाबॉलिज्म ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदा में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी हर्ब्स उपयोग में किए जाती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बट समय रहते पहचान में नहीं आता है। इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और पीसीओएस। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है कोटा राजस्थान की डॉक्टर लेखा सोनी, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, हार्मोनल बैलेंस, फर्टिलिटी मैनेजमेंट और आयुर्वेदिक केयर के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, जैसा कि हमारी बात हुई कि कोटा राजस्थान में आपका खुद का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो कब से हॉस्पिटल और क्या नाम है हॉस्पिटल का? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और जनता तक मेरी बातें पहुँचे उसका एक मौका दिया। तो मैं हूँ डॉक्टर लेखा सोनी और फिलहाल में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कोटा में आयुलेखा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा हॉस्पिटल है वो जॉइंट पेन और वुमेन हेल्थ पर काम कर रहा है। पंचकर्मा फैसिलिटीज़, गर्भधारण, गर्भ संस्कार और जॉइंट पेन में अग्निकर्म, विद्यकर्म और जितनी भी प्रोसीजर्स है आयुर्वेदा के अंदर वो सब हम करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो वो बिल्कुल ठीक होकर ही जाए। मैम, जैसे जो आज की लाइफ स्टाइल है, क्या वो महिलाओं की फर्टिलिटी को साइलेंटली डैमेज कर रही है? बिल्कुल सही बोला आपने। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारी जो फीमेल्स की जो इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न बन रही है। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, कहीं से कहीं तक कोई वर्क नहीं है, बैठे रहने का काम रहता है। अगर वो फीमेल्स जो है ऑफिस जाती है, वहाँ पर बैठना है, फिर वापस से आना है, तो एक सिडेंटरी लाइफ स्टाइल। फिर ऊपर से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं ना, स्ट्रेसफुल लाइफ है उनकी। तो यह भी कहीं ना कहीं हार्मोन डिसबैलेंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर हमेशा फीमेल्स में रहता है। पहले की जो फीमेल्स थी वो बिल्कुल बिंदास रहती थी, लेकिन अभी बहुत सारी टेंशन है, घर की टेंशन, फिर ऑफिस की टेंशन, फिर शादी की टेंशन। तो कहीं ना कहीं ये जो टेंशन, स्ट्रेस है वह कहीं ना कहीं फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट डाल रही है। जी मैम, जैसे अभी देखा जाए तो जो इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे आयुर्वेदा किस दृष्टिकोण से देखता है? एक टाइम फिक्स कर रखा है आयुर्वेद ने कि इतने से इतने के एज में फर्टिलिटी का बेस्ट टाइम होता है, लेकिन एक्चुअल में अभी क्या है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है और जो फीमेल्स है वो कहीं ना कहीं अपने करियर को भी प्रायोरिटी दे रही है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग था वो फीमेल्स के लिए 18 से 28 था और वहीं जो मेल है उनके लिए 24 से 30 था। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न तो इनफर्टिलिटी का ये हो रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं फीमेल्स नहीं फॉलो कर पा रही है। दूसरा, अब आयुर्वेदा किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील कर सकता है कि अगर आपकी फर्टिलिटी की जो रेंज है वो चली गई है, मतलब आप 30 क्रॉस कर लिए हो बट फिर भी आप एक फर्टाइल फीमेल हो, मतलब इनफर्टिलिटी जैसे इशू आपके नहीं है, उसके लिए आयुर्वेद के अंदर गर्भधारण संस्कार बताया गया है। तो अब बेसिकली गर्भधारण संस्कार क्या होता है? गर्भधारण संस्कार में आप किस तरह से अपनी बॉडी को कंसेप्शन के लिए रेडी कर रहे हैं, वो सब गर्भधारण संस्कार के अंदर बताया गया है। मतलब कंसेप्शन के पहले आप अपनी बॉडी को 3 महीने दीजिए, पूरा पंचकर्मा कराओ फ्रॉम द स्टार्टिंग। वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, इन सब से आपकी बॉडी प्यूरिफाई होगी और प्यूरिफाई होने की वजह से जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है
वो हेल्दी रहेंगे और हेल्दी होने के साथ साथ जो भी बेबी आएगा वो बहुत हेल्दी होगा। तो इस तरह से आयुर्वेद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं उसके लिए। अक्सर महिलाओं की सब मतलब समस्या रहती है कि रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है बट कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये क्यों होता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और काफ़ी सारी फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है बट फिर भी हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट्स ही सब कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स में हर चीज़ नहीं बताई जाती है। अगर कोई फीमेल स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत सारी इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ लेकर चल रही है, तो क्या कोई रिपोर्ट है इस चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए? तो कहीं से कहीं तक ये चीज़ नहीं है। और आयुर्वेद बताता है कि एक बेबी को कंसीव करने के लिए सिर्फ हमारा फिजिकल हेल्थ ही नहीं, कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो एक स्वस्थ इंसान की जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर बताया है शरीर, आत्मा और मन, इन तीन चीज़ों का जब संयोग होता है सम दोष, सम धातु, सम मल क्रिया के साथ में, उसे स्वस्थ इंसान कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो शरीर तो स्वस्थ है लेकिन कहीं ना कहीं मन स्वस्थ नहीं है, और मन स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे आप एक नए बेबी को प्रोड्यूस कर पाएंगे या फिर फर्टिलिटी कैसे उस फीमेल की बनी रहेगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है बट स्टिल कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी है लाइक किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसी को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, तो कभी कभी वह भी हमारी रिपोर्ट्स में नहीं आता बट फिर भी वो एक इनफर्टिलिटी का रीज़न बन चुका होता है। कोई भी एक कपल है जो बच्चा प्लान कर रहा है और अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो कितने टाइम बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए उन्हें? देखिए, अगर इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 1 साल तक ट्राई किया है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशू है जो आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना स्टार्ट करना चाहिए। और मैं तो आपको कहती हूँ अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे, आप किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखेगा, वो ऊपर से लेके नीचे तक आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, वो हर एस्पेक्ट को देखकर आपकी नाड़ी चेक करके आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान करेगा। क्योंकि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन के ऊपर बेस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं जो हम लोगों की जब हम पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हर चीज़, हर एस्पेक्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि आपका डाइजेशन कैसा है, क्योंकि आयुर्वेद में हर परेशानी आपके पेट से जुड़ी हुई होती है। अगर सामने पेशेंट ने बोला कि मेरी डाइजेस्टिव फायर इतनी अच्छी नहीं है, मैं खाना तक पचा नहीं पा रही हूँ, तो आप यकीन नहीं मानोगे यह भी एक रीज़न होता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, जी हाँ, हर आपकी परेशानी पेट से ही शुरू होती है, इसलिए हम सबसे पहले उसकी डाइजेस्टिव फायर को नॉर्मल करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, और अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होगी, आपकी पाचक अग्नि अच्छी होगी, तभी ये सारी धातुएं बनेगी। और सब धातुओं का प्रॉपर बनना एक फर्टिलिटी, एक कंसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग के बाद में हम देखते हैं कि क्या इशू है। अगर फिर भी अगर कुछ रूल आउट नहीं हुआ तो फिर हम लोग जाते हैं पंचकर्मा। पंचकर्मा बॉडी डिटॉक्स एक तरह से, ठीक है। वमन के अंदर स्टार्टिंग में कुछ 7 डेज तक हम घृतपान करते हैं, मेडिकेटेड घी लिया जाता है। उसमें जो घी देने का मकसद है कि वो जो टॉक्सिन्स है उसको डाइल्यूट करता है। फिर अभ्यंग स्वेदन होता है, पूरी बॉडी में मसाज वगैरह की जाती है। उसका मकसद होता है जो भी टॉक्सिन्स घी की वजह से लिक्विडफाई हुए हैं वो सब हमारी गट में आ जाए। और फिर आता है एक फाइनल डे वमन। वमन मतलब इंटेंशनली उल्टी करवाना, दवाइयों को देके इंटेंशनली उल्टी करा के आपकी स्टमक को बिल्कुल क्लीन करना। तो आप खुद सोचिए जो गंदगी हमारे शरीर में कहाँ से निकलेगी, हमारी ओपनिंग से ही निकलेगी, ठीक है। वमन मतलब मुंह से, एनल रूट से अगर जा रहा है तो उसको विरेचन कहते हैं। फिर उसके बाद होती है बस्ती। बस्ती मतलब मेडिकेटेड एनिमा लगाना। अब वो वाला एनिमा नहीं है जो एलोपैथ में लगता है अक्सर पेट साफ करने के लिए। आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि जो बस्ती है वो 50% ट्रीटमेंट है हर परेशानी की, ठीक है। मतलब दवाइयों को इंट्रोड्यूस किया जाता है एनल रूट से, बस्ती के थ्रू। फिर आता है पंचकर्मा में नस्य, नासा ही शीर्षो द्वारम। मतलब अगर हमें कोई भी बीमारी है, अगर किसी मेडिसिन को सिर में पहुंचाना है तो हमें नाक के थ्रू उसको पहुंचाना होगा। और फीमेल्स के अंदर हार्मोनल
जो हार्मोन है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं रहते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो नस से बहुत अच्छा पंचकर्मा है उनके लिए। तो इस तरह से हम पूरी शरीर का शोधन करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। और फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ तो बहुत अच्छी है ही सही। तो कुल मिला के अगर आप अच्छे से निदान परिवर्जनम करेंगे, निदान परिवर्जन मतलब जो कॉज है, जो कंसीव नहीं होने दे रहा है उसको हटाना, निदान परिवर्जन, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो हमने उसके निदान पर भी काम कर लिया, हमने उसकी बॉडी को भी प्योरीफाई कर लिया, हमने मेडिसिन पे भी काम कर लिया। जब हमने इतने सारे एस्पेक्ट पे काम कर लिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इनफर्टिलिटी का इशू कोई भी फीमेल फेस कर रही है वो ठीक हो ही जाती है। मतलब ये स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग ये भी आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। ये तो बहुत मेजर रीज़न है। फीमेल्स को पता भी नहीं होता कि उनका एक छोटा सा स्ट्रेस उनकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट डाल रहा है। आप खुद सोचिए कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी मेंसेस साइकिल तक डिस्टर्ब हो जाती है, आपका मेंसेस इरेगुलर हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका हार्मोन डिसबैलेंस हुआ और हार्मोन पर ही आपकी फर्टिलिटी डिपेंड करती है। तो यस, डेफिनेटली आपका जो स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालेगी ही सही। जो ये पीसीओडी और पीसीओएस है, इसे हम सिर्फ पीरियड्स प्रॉब्लम मानते हैं, तो ये उससे ज़्यादा है मतलब? बिल्कुल, पीसीओडी, पीसीओएस कभी भी एक पीरियड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को अभी रिसेंटली चेंज भी इसीलिए किया गया है क्योंकि ये पीरियड प्रॉब्लम है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ओवरी में जो सिस्ट है वही पीसीओडी है। ये पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ, और मेटाबॉलिज्म मतलब कहीं ना कहीं हमारी डाइजेस्टिव पावर वीक है, इसलिए जो हम खाना खा रहे हैं वो पचा नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पीसीओडी पीरियड पेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम कभी भी उसको पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पीरियड पेन है ही नहीं, ये एक हिस्सा है सिर्फ, उसे ठीक करना जरूरी है। लेकिन बाकी के जो हिस्से हैं उसे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उससे भी हमें क्योर करना पड़ेगा। हम जैसे ये जो लेट स्लीपिंग होती है, जंक फूड होता है या स्किन एडिक्शन होता है, ये भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है? बिल्कुल करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप जंक फूड खाएंगे तो क्या टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होंगे? अगर आप स्लीप साइकिल, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, लाइक अगर आप 10 बजे 11 बजे नहीं सो रहे हो, 1-1 2-2 बजे सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी। और आयुर्वेद में तो इतना अच्छा कहा है कि वात पित्त कफ 3 दोष के अपने अपने सेपरेट टाइम होते हैं ना। जैसे सुबह 10 से लेके दिन में 2 बजे तक पित्त काल होता है, मतलब आपके शरीर के अंदर पित्त दोष बहुत डोमिनेंट रहता है। अगर इस टाइम अगर आपने खाना खाया तो डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। उसी तरह से रात में अगर आपने 6 बजे के पहले खाना खा लिया तो आपको कभी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम इन सब चीज़ों को क्रॉस करते हैं, ये चीज़ें नहीं मानते हैं, तो धीरे धीरे जो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, यही टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाके या तो ओबेसिटी का कारण बनता है या फिर हार्मोन डिसबैलेंस का कारण बनता है, या फिर आगे जाके इन्हें भी नेग्लेक्ट किया जाए तो फिर इनफर्टिलिटी का रीज़न तो बनते ही हैं। तो डेफिनेटली जंक फूड और लेट साइकिल और स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा वेट गेन होता है ये सिर्फ ओवर थिंकिंग के कारण नहीं होता है, हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है ना? बिल्कुल, ओवर थिंकिंग, ओबेसिटी जो है वो ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग सबकी वजह से होता है। लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो इतना सारा खाना खाती हूँ लेकिन फिर भी मैं मोटी क्यों नहीं होती हूँ। तो अगर आपका जो ओवर वेट है अगर वो खाने के ऊपर डिपेंड करता तो हर ज़्यादा खाने वाला इंसान मोटा होता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग ओबेसिटी का रीज़न नहीं है। ओबेसिटी का रीज़न हो सकता है उसकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, या फिर इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी फैक्टर होता है। ओवर थिंकिंग भी ओवर वेट का एक रीज़न हो सकता है। तो जो कपल कंसीव करना चाहते हैं उन्हें क्या लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए? देखिए, मैं जितने भी ऐसे कपल हैं जो कंसीव करना चाहते हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कंसीव करना है तो बाय चॉइस करिए, बाय चांस मत कीजिए। मतलब आप प्री प्लान करें कि आपको कंसीव करना है, और अगर आप प्री प्लान करेंगे तो आप आयुर्वेद के हर एस्पेक्ट को टच करेंगे, आप गर्भधारण संस्कार कराएंगे, आप एक अच्छी आत्मा को अपने अंदर बुलाएंगे, और जब वो अच्छी आत्मा आपके अंदर आएगी तो जो बेबी, आप जैसा बेबी आप चाहते हो वैसा ही बेबी आपको मिलेगा भी सही। आप पहले अपनी जो फर्टाइल लैंड है, मतलब जो यूट्रस है, उसको इस लायक तो बनाओ कि वहाँ पर एक बेबी आ सके ना। फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको रहती, थायराइड प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, बट स्टिल वो सोचती कि नहीं हमें तो कंसीव करना है।
ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे मेंटल इश्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, आप बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं, बट स्टिल यू वांट टू कंसीव। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप अपने आप को प्यूरिफाई करें फिजिकली और मेंटली, जो कि गर्भधारण संस्कार में होता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बता रखा है कि आप किस तरह से मेंटली अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप फिजिकली अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और जब आप दोनों प्यूरिफाई कर लेंगे तो जो भी संतान आपकी शरीर के अंदर एंटर होगी, जो भी आत्मा आएगी आपके अंदर, वो बहुत प्योर होगी और आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, एक समाज को भी एक अच्छा बच्चा देंगे। और इनफैक्ट आयुर्वेद में तो आत्मा का आवाहन भी करने को कहा है कि एक अच्छी, मतलब एक श्लोक है, श्लोक के थ्रू देवताओं को बताया जाता है कि कि आप मेरी कोख में एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छी आत्मा को बुलाइए, भेजिए। तो इस तरह से बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से श्लोकों को बताया गया है आयुर्वेद तो में। मैम जैसे गर्भधारण संस्कार जो होता है वो सभी पेरेंट्स, सभी कपल को सब कर अपनाना- सकते हैं, बस वही है कि लोगों को पता नहीं है कि गर्भधारण संस्कार क्या होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि हम रोज़ाना हमारे घर का झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन दिवाली पे अलग से ही सफाई होती है और अलग से ही कचरा निकलता है। वही चीज़ हमारा पंचकर्मा है। ठीक है, हम रोज़ाना हमारे शरीर की गंदगी को निकालते हैं मॉर्निंग में उठ के, बट स्टिल एक शरीर का प्योरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं। हम बिल्कुल आइडियल लाइफ नहीं जीते हैं। हम कभी पानी पताशे खा लेते हैं, हालांकि खाना मना नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रही है। पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड हम सब खा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो अच्छे से हमारी बॉडी उसको निकाले भी सही। और वो सिर्फ एक और एक चीज़ आयुर्वेद की कर सकती, वो है पंचकर्मा। इसके अलावा और योगा की षटक्रिया भी है और साथ में एक आयुर्वेद का पंचकर्मा। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करती हैं। जैसे जो अक्सर एक्ने होता है या फेशियल हेयर होते हैं या हेयर फॉल होते हैं, तो ये सिर्फ ब्यूटी इश्यूज है या फिर हम ये कह सकते हैं कि वार्निंग साइन है बॉडी का? देखिए, एक्चुअली हम क्या गलती कर रहे हैं कि अगर हमें पिंपल्स है, फेशियल है, तो हम लोग चले जाते हैं कि क्रीम लगाने लग जाते हैं या फिर बाहर से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरनली ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों एक्ने हो रहे हैं, इस चीज़ को हमको समझना होगा। यह सब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या बॉडी के अंदर पित्त दोष की डोमिनेंसी के कारण होता है। तो अगर हम कॉज को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पिंपल्स वगैरह ठीक हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो परेशानी है, ये सिर्फ एक स्किन इशू नहीं, ये बॉडी इशू है, डाइजेस्टिव फायर इशू है, दोषाज इम्बैलेंस है और कहीं ना कहीं हार्मोन डिसबैलेंस है। बहुत सी महिलाएं बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, ये भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं हाँ और ना दोनों कहूँगी। अगर आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में, सुपरविजन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको लेना है और बिना डॉक्टर के कांटेक्ट के आप उसको कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वही हमारी बॉडी की डिपेंडेंसी को बढ़ा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको रोज़ाना खाना खिलाए तो आप खुद से खाना खाना बंद कर दोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे तो कोई खाना खिला रहा है, मैं क्यों अपने हाथ से खाऊं। सेम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बॉडी को लग रहा है कि यार बाहर से तो हार्मोन मिल ही रहा है ना, हम क्यों खुद से बनाएं। तो कहीं ना कहीं बॉडी की डिपेंडेंसी उन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हो जाएगी। और फिर क्या रीज़न होगा, फिर बाद में कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जब तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो तब तक पीरियड्स आएंगे, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वापस से वही रेगुलरिटी चल जाएगी। तो मैं यही कहूँगी, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो भी है, आपका एक पीरियड इरेगुलर के कारण ले रहे हो या फिर फर्टिलिटी इशू के कारण ले रहे हो, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही आप लीजिए तो बेटर होगा। जो आयुर्वेदा होता है इनफर्टिलिटी को सिर्फ फिजिकल इशू मानता है या माइंड बॉडी इनबैलेंस का भी इस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आयुर्वेद है उसके अंदर जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन ही शरीर आत्म संयोगी जीवितम है। मतलब आत्मा और मन और शरीर का संयोग ही एक स्वस्थ जीवन की पहचान है। तो डेफिनेटली फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती है आयुर्वेद के लिए। इसलिए हाँ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोगों की पेशेंट की हिस्ट्री में भी हम लोग उसके मेंटल हेल्थ के बारे में पूछते हैं। और डेफिनेटली जो एक बच्चा पैदा करने का जो कंसीव करने का कोई अगर सोचता है तो दोनों चीज़ें उसकी बेस्ट होनी चाहिए। फिजिकली भी फिट होना चाहिए और डेफिनेटली मेंटली भी वो फिट होना चाहिए। अभी देखने में आता है मैम कि कम उम्र में लड़कियों को पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, कितना कॉमन क्यों हो गया है? देखिए, पीसीओडी, पीसीओएस सच में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है।
उसके रीजंस यही है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेना और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना। आजकल फीमेल्स भी करियर बनाने में है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती है। तो काफ़ी सारे रीजंस है पीसीओडी पीसीओएस के, स्टार्टिंग से लेके मतलब सुबह आप जब से उठते हो उसके बाद वही स्ट्रेस है पढ़ाई का, कभी जॉब का, तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं छोटी छोटी बढ़ के बड़ी बन जाती है और आपको पीसीओडी और पीसीओएस हो जाता है। मतलब मेनली तो मेरे को लगता है लाइफ स्टाइल आधी चीज़ों को ठीक कर सकती है। हाँ, पीसीओडी पीसीओएस को मैं कहूँगी 50% मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी है और 50% अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सेट कर दिया। अगर आपने ये निश्चय कर दिया कि जब सूरज आएगा तब मुझे खाना खाना है और जब वो जाएगा तब मुझे खाना खाना है, तो आपका आधा मेटाबॉलिज्म ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और बाहर का जो जंक फूड है अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, और हाँ, योगा और आयुर्वेद को अगर अपने आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना दिया तो पीसीओडी पीसीओएस बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है। आजकल जो फास्टिंग होती है या एक्सट्रीम डाइटिंग होती है, ये महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को असर डालती है। देखिए, फीमेल सोचती हैं कि हमने अगर फास्टिंग कर ली तो हमारा तो वेट लूज हो जाएगा, पर एक्चुअल में यही चीज़ उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का रीज़न बन सकता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि फास्टिंग करना है। फास्टिंग किस तरह से करना है वह भी मैटर करता है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे 16 आवर्स के बाद ही कुछ खाना है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। अगर वीक में आपने एक बार सिर्फ जूसेस लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें नहीं आपको कोई डेफिशिएंसी होगी और आपकी बॉडी भी काफ़ी हेल्दी फील करेगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फास्टिंग आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लेकर आ सकती है। आयुर्वेद के अंदर 3 तरह की पर्सनालिटी के बारे में बताया है, वातज, पित्तज, कफज। वात डोमिनेंसी, पित्त डोमिनेंसी और कफज डोमिनेंसी। अगर कोई इंसान वात डोमिनेंट है और अगर उसने फास्टिंग कर ली तो उसका वात दोष और बढ़ जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएंगे। वहीं फॉर एग्जांपल वात डोमिनेंट के जो फीचर्स रहेंगे वो बॉडी बहुत ज़्यादा पतली होगी, बहुत थिन होगा और थोड़ा सा चंचल सॉर्ट ऑफ रहेगा। तो ऑलरेडी वो बहुत वीक है, ऑलरेडी पतला है, ऊपर से और फास्टिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहीं अगर कोई कफे डोमिनेंसी वाला पर्सन है जो अच्छा खासा वेट है जिसका, और अगर वो फास्टिंग करेगा तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फास्टिंग डेफिनेटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन फास्टिंग कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि फास्टिंग फीमेल्स को अफेक्ट कर रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि दोषास के अकॉर्डिंग फास्टिंग आपको करना चाहिए और वह चीज़ कोई डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर, फिजिशियन से आप पूछ के परामर्श ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो ये आईवीएफ जैसा मॉडर्न ट्रीटमेंट रहता है, इसके साथ आयुर्वेद का क्या रोल रहता है? देखिए, आईवीएफ देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ भी है उन कपल्स के लिए जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर आईवीएफ और आयुर्वेदा दोनों का मोटिव होता है कि फीमेल जो इनफर्टिलिटी के इश्यू से परेशान है वो क्योर हो जाए, कहीं ना कहीं वो ट्रीट हो जाए। तो जब ट्रेडिशन और टेक्निक्स आपस में मिलती है तो डेफिनेटली पेशेंट का ही भला होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जैसे आईवीएफ में अगर कोई पेशेंट है, किसी की एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिन है, तो वो पहले आयुर्वेद के यहाँ भेज सकता है। आयुर्वेद उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है, हार्मोन डिसबैलेंस है तो उसको रिजॉल्व कर सकता है और फिर वो आईवीएफ के लिए जा सकता है, ताकि जो बच्चा आईवीएफ के थ्रू लगे उसको एक अच्छा यूट्रस, एक अच्छा क्षेत्र मिल सके लगने के लिए। क्योंकि आयुर्वेद में 4 चीज़ें बताई गई हैं, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और जल। ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी बच्चे को लगने के लिए। तो ऋतु के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन फेज जो होता है उसमें बच्चा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। ऐसे क्षेत्र मतलब जहाँ पर वो लगने वाला है, फॉर एग्जांपल कोई भी फसल लगती है तो हम देखते हैं कि उपजाऊ ज़मीन है कि नहीं, वैसे यूट्रस हेल्दी रहना चाहिए क्योंकि बच्चा वहीं आके इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से एक अम्बू है, अम्बू मतलब न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर किसी ने कंसीव कर लिया तो जो भी वो खा रहा है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी हाई होना चाहिए। तो जो बेबी है 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप आईवीएफ की तरफ गए हो और अगर यूट्रस ही हेल्दी नहीं है तो वो आईवीएफ फेल होगा ही सही। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यूट्रस, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और जो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन है वो आयुर्वेद के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। और अगर फिर भी
काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं लग पाता है। तो इसमें फिर आईवीएफ के अंदर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आयुर्वेदा में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी हर्ब्स को उपयोग करते हैं? आयुर्वेद में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी है, लेकिन इनफर्टिलिटी इशू क्यों हो रहा है और फर्टिलिटी के लिए एंडोमेट्रियम का अच्छा होना, हार्मोन का अच्छा होना, सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अलग अलग ड्रग्स अलग अलग काम करती है। फॉर एग्जांपल शतावरी है, शतावरी को फीमेल का बेस्ट फ्रेंड बताया गया है क्योंकि यह फीमेल्स की बहुत सारी स्टेजेस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त बॉडी के अंदर हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए शतावरी बेनिफिशियल होता है। उसी तरह से जब बेबी हो जाता है तो शतावरी एक बहुत अच्छा लैक्टेटिंग एजेंट होता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और वहीं एक मेनोपॉज होता है जहाँ पे फीमेल्स की पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो शतावरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उस टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में, और कहीं ना कहीं जो भी फीमेल्स हॉट फ्लशेज, इरिटेशन, इन सब चीज़ों को फेस करती है मेनोपॉज में, उसको डील करने के लिए तो एक शतावरी बहुत अच्छी ड्रग है। वहीं जो मेल पेशेंट है वो स्पर्म क्वालिटी कम होना, ओलिगोस्पर्मिया होना, तो अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है मेल्स के लिए। उसी तरह से सफ़ेद मूसली, गोक्षुर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो सिस्ट है फीमेल्स की बॉडी के अंदर, जो सिस्ट बनते हैं लाइक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी, उसके लिए काचनार गुग्गुल बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो आयुर्वेद जो है वो मेडिसिन का खजाना है, पुत्र जीवक है। तो काफ़ी सारी मेडिसिन है जो फर्टिलिटी में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। मैम जैसे कोई महिला है जो हार्मोनल इम्बैलेंस को फेस कर रही है तो पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए? देखिए हार्मोनल डिसबैलेंस को अगर वो फेस कर रही है तो उसका पहला स्टेप होना चाहिए वो गूगल ना करके अपने डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से स्टार्टिंग से अपना कॉज ढूंढे। क्योंकि क्या है, जब हम लोग पेशेंट से बात करते हैं तो हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है। अगर आप मेडिसिन पे हो बट स्टिल वो जो कॉज है, जो निदान है, उसको आप कंटिन्यू रख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कभी नहीं होने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है और लेट नाइट जग रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में है, तो उसको कहेंगे कि आप पहले अपना लाइफ स्टाइल सही कीजिए तभी आप ठीक होंगे। तो डेफिनेटली आप वैद्य के पास जाइए और अपने रूटीन को ही अगर आप ठीक कर देंगे तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगी। मैम कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए? मैं अपने जो भी मेरा पॉडकास्ट अभी देख रहा है मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जब भी कंसीव करने के लिए डिसाइड करें तो बाय चांस नहीं, बाय चॉइस करें। जब भी आप कंसीव करेंगे तो गर्भधारण संस्कार को अपनाइए। गर्भधारण में कॉन्सेप्शन के पहले 3 महीने तक आपका पंचकर्मा होगा, जिससे फिजिकल प्यूरिफिकेशन होगा और मेंटल प्यूरिफिकेशन आपका योगा और मंत्र उच्चारण से होगा। वहीं जब जब बेबी लग जाएगा तो ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार होते हैं, जिसमें हर महीने में अलग अलग संस्कारों के बारे में बताया गया है। कौन सा मंत्र आपको बोलना चाहिए, किस तरह से आपकी एक्टिविटी होना चाहिए। आयुर्वेद में अलग अलग महीने में अलग अलग मंत्र उच्चारण और एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। और वहीं जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद 3 महीने आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से पूरा प्लान हमारे आयुर्वेद के अंदर गर्भ संस्कार के अंदर बताया गया है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी बॉडी का डिटॉक्स करवाइए। आयुर्वेद के अंदर 3 दोषास के बारे में बताया गया है। बाहर जो चेंजेस होते हैं वही हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। बसंत ऋतु मतलब फरवरी के अराउंड आपको वमन करवाना है, चाहे आप हेल्दी हो। वहीं आपको अगस्त मतलब बारिश के मौसम में बस्ती मेडिकेटेड एनिमा कराना है। और अक्टूबर शरद ऋतु मतलब अक्टूबर के अराउंड आपको विरेचन करवाना है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी है फिर भी आप किसी डॉक्टर, किसी वैद्य के पास जाके अपना पंचकर्मा कराइए। आई बेट, मैं आपको इश्योर कर रही हूँ कि आपको कभी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और अगर ऐसी फीमेल्स जो कंसीव करना चाहती हैं तो अगर आपकी जीन्स के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, लाइक आपके पापा को, आपकी नाना नानी या किसी को डायबिटीज़, बीपी का इशू रहा है, तो वो आपकी बेबी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली बेबी, आने वाला संतान बहुत हेल्दी हो, तो डेफिनेटली आप अपने आप को चेंज करें फिजिकली और मेंटली, तो आप वैसा ही बेबी पाएंगे जैसा आप हमेशा चाहते थे।
थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मुझे विश्वास है आज का हमारा जो कन्वर्सेशन है उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो हार्मोनल इशू, पीरियड्स प्रॉब्लम, फर्टिलिटी चैलेंजेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से गुजर रही होगी। अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।